मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप। एक गाना है बहुत सही, जब तुम्हें किसी पे अपना प्यार लुटाना हो ना तो उस गाने को बजा देना। गाने के बोल हैं, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो सितारों से लौ जा रही थी। हम आ गए हैं वापस आपके हिस्से का नूर अपनाने के लिए। आप दुनियादारी देख रहे हैं, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, काहे से कि आपका दुनियादारी और लल्लन टॉप बड़ा मकबूल हो गया है तो इश्तिहारों की बौछार है। पर घबराइए नहीं, फटाक से आएगा, फटाक से जाएगा। देखिए ये लूडो का इश्तिहार है, कह रहे हैं कि आप इस पे इनाम भी जीत सकते हैं। बाकी ब्यौरे इश्तिहार में। आज की जो कहानी है वो एक वाक्य में ऐसी है कि पापा पीएम, मामा पीएम, और ये भाई साहब खुद भी पीएम रहे हैं और अब बहुत ढंग से निपटने वाले हैं। इन पर बहुत बड़ा करप्शन का इल्जाम साबित हो गया है और जेल जाना लगभग तय है। ये तो छोटी समरी ब्रीफ हो गई, अब विस्तार से समझिए। मलेशिया की ये बात है। 23 अगस्त को मलेशिया की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक की अंतिम अपील ठुकरा दी। रजाक ने कहा था कि सजा कम नहीं कर सकते तो थोड़ा देर कर दीजिए, मोहलत दे दीजिए। अदालत ने कहा नो मीन्स नो। मलेशिया जिस इलाके में पड़ता है नक्शे पर और धरती पर, उधर की तरफ इतने ऊंचे कद के नेता आमतौर पर जेल नहीं जाते। तमाम किंतु परंतु के बावजूद वो बच जाते हैं, कई बार भाग भी जाते हैं मुल्क छोड़कर। लेकिन नजीब रजाक ना तो पद पर रहे ना भाग पाए, और तो और उनकी करतूतों के चलते 61 साल से राज कर रही उनकी पार्टी भी सत्ता से बाहर हो गई। अब आपके मन में उत्सुकता होगी कि रजाक ने क्या किया था। उन्होंने मात्र 35,000 करोड़ रुपए के गबन में हिस्सेदारी निभाई थी। इस घोटाले को मलेशिया में 1MDB स्कैंडल के नाम से जाना जाता है। कहा यह भी जाता है कि यह अब तक के इतिहास में हुई सबसे बड़ी वित्तीय लूट है। नजीब रजाक के पिता अब्दुल रजाक 1970 के दशक में मलेशिया के प्रधानमंत्री रहे थे। उन्हें आधुनिक मलेशिया का जनक माना जाता है। खुद नजीब 2009 से 2018 तक पीएम रहे। पीएम रहते हुए उन्होंने आलीशान जिंदगी जी, खूब पैसा उड़ाया। पर जैसे ही चुनाव हारे, घर पर रेड हुई और छापेमारी में मात्र 2,500 करोड़ रुपए की नकदी और लग्जरी सामान जब्त किया गया। अगर अब सब नियम के हिसाब से चला तो मलेशिया की राजनीति में अजय छवि जीने वाले नजीब रजाक की बेफिक्री के दिन बीत चुके हैं, ये कहा जा सकता है। 6x6 की जेल के कमरे में अब उनकी जिंदगी सिमट कर रह जाएगी। तो आज दुनियादारी में विस्तार से जानेंगे नजीब रजाक की कहानी, जेल तक कैसे पहुंचे, 1MDB स्कैंडल क्या है, और इस पूरे घटनाक्रम में लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट का नाम क्यों आता है। यह बहुत रोचक कहानी है। लेकिन एक और इश्तिहार है, हमारी साझेदारी है, पुराने दर्शक जानते हैं, कुकू FM के साथ। कुकू FM पर इस बार हमने आपका काम आसान कर दिया है, एक ऑडियो बुक खोज ली है। ये ऑडियो बुक, जैसा हम आज की कहानी में बता रहे हैं, अविश्वसनीय सरकारी लूट, उससे ही मिलती जुलती थीम पर है। इस किताब का नाम है फ्रीडम 251 सस्ता स्मार्टफोन स्कैम। आप कुकू FM पर सुनिए, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लीजिए, उसके लिए कोड डालिए LT50, और बाकी तो आपको पता ही है, पहले 500 के लिए छूट है। ये वाला इश्तिहार भी पूरा। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमने हमारे जो दुनियादारी के राइटर साहब हैं, मालिक साहब इस वर्टिकल के, सोनू जी, उनसे ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की थी कि भैया दुनिया के किसी भी देश का जब इतिहास बाँचो, वर्तमान की घटनाएं बताओ, तो सबसे पहले भूगोल समझाओ। अब फटाक से कमेंट बॉक्स में लिखो, पहले पीछे का नक्शा तो ठीक करा लो। कब ठीक होगा? मेल चला गया है, ये भी मेल खेलते हैं। खैर, भारत की पूर्वोत्तर सीमा से सटा हुआ देश है म्यांमार। म्यांमार का पड़ोसी है थाईलैंड। नक्शा देखेंगे तो थाईलैंड के साउथ की तरफ एक पूंछ निकलती दिखेगी, यही मलेशिया है। मलेशिया का एक हिस्सा बोर्नियो आइलैंड पर भी है। इसकी ज़मीनी सीमा थाईलैंड, इंडोनेशिया और ब्रुनेई से लगती है। समुद्री सीमा वियतनाम और फिलीपींस के साथ है, और ये सिंगापुर से जोहर स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है। राजधानी कुआलालंपुर मलेशिया का सबसे बड़ा शहर भी है। सरकार भी यहीं से चलती है।
इपोह, जोहोर बहरू, मलक्का सिटी, ये मलेशिया के दूसरे बड़े शहर हैं। अब आपको बेसिक ज्योग्राफिया पता चल गया। इस देश की कुल आबादी 3.25 करोड़ के लगभग है। 61% लोग इस्लाम को मानते हैं और इस्लाम यहाँ का राजकीय धर्म भी है। 20% आबादी बौद्ध है, 9% ईसाई और 6% हिंदू भी हैं। लगभग 1.5% लोग कन्फ्यूशियस के दर्शन को मानते हैं। बाकी या तो मलेशिया के मूल निवासी हैं या किसी धर्म को नहीं मानते। इन सब के अलावा मलेशिया आसियान, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC, ईस्ट एशिया समिट EAS, कॉमनवेल्थ और गुट निरपेक्ष आंदोलन जैसे संगठनों का संस्थापक सदस्य भी है। भूगोल हो गया, अब इतिहास जानिए। आज के समय में मलेशिया का जो इलाका है वहाँ इंसान 50,000 साल पहले से रह रहे हैं। 20,000 ईसा पूर्व में चीन और कंबोडिया से लोगों का विस्थापन हुआ। वे अपने साथ खेती और धातु बनाने की तकनीक साथ लाए। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इस इलाके से भारत के व्यापारियों का नाता जुड़ा। फिर चीन के लोग और आए, फिर हिंदू आए, बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। 6ठी शताब्दी तक मलय पठार पर अलग अलग राजवंशों का कब्जा रहा। उसी समय बगल के सुमात्रा आइलैंड पर श्री विजय साम्राज्य का राज चल रहा था। इस साम्राज्य ने मलय पर्वत के अधिकतर हिस्सों को अपने अधिकार क्षेत्र में मिलाया। साम्राज्य की ताकत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि हिंद महासागर के 2 महत्वपूर्ण जलमार्ग इनके कब्जे में थे। इसी रास्ते से साउथ ईस्ट एशिया का मिडिल ईस्ट से कारोबार भी होता था। फिर 13वीं सदी के आखिर में सिंहश्री के आक्रमणकारियों ने श्री विजय साम्राज्य को गद्दी से हटा दिया। 1402 ईस्वी में श्री विजय साम्राज्य में परमेश्वर नाम के एक राजा हुए। उन्होंने मलय पठार पर मलक्का शहर की स्थापना की। कालांतर में यह शहर मलेशिया की सत्ता को लेकर चल रहे संघर्ष का केंद्र बना। परमेश्वर ने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। मुस्लिम बनने के बाद उन्होंने नया नाम धारण किया, सुल्तान इस्कंदर शाह। उनकी देखा देखी जनता में भी धर्म परिवर्तन शुरू हो गया। मलेशिया में इस्लाम का प्रभाव यहीं से शुरू होता है। फिर 1511 में पुर्तगाली आए और तब स्थानीय शासक भागकर जोहोर चले गए। 1641 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जोहोर के राजा के साथ मिलकर पुर्तगाल को हरा दिया। कुछ समय बाद डच भी लौट गए। 19वीं सदी की शुरुआत में इस इलाके पर मलय पर अंग्रेजों की नजर पड़ी। यहाँ सोना, काली मिर्च और टिन का प्रोडक्शन होता था, तो अंग्रेजों को लगा जगह फायदेमंद है। 1824 में फिर एंग्लो डच ट्रीटी हुई। इसके तहत मलय पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। 1857 में हम जानते हैं कि भारत में आज़ादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, जिसे पश्चिमी इतिहासकार सिपाही म्यूटनी के नाम से जानते हैं। इसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारत में शासन की बागडोर संभाल ली। उन्होंने मलय को भी अपने कंट्रोल में लिया, सिर्फ भारत को नहीं। ब्रिटिश क्राउन का यह शासन 1942 तक चला। फिर जापान ने ब्रिटिश एम्पायर को कुर्सी से हटा दिया, यानी मलय इलाके पर कब्जा कर लिया। फिर कुछ बरस के बाद 1945 में जापान के सरेंडर के बाद ब्रिटेन वापस आया, लेकिन तब तक मलय पठार पर राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो चुका था। वे ब्रिटेन से अपनी आज़ादी के लिए कमर कस चुके थे। 1946 में कई छोटी मोटी पार्टियों को मिलाकर यूनाइटेड मलेज नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी UNMO की स्थापना हुई। 1957 में ब्रिटेन ने मलय को आज़ाद कर दिया। ये कॉलोनी भी खत्म और सत्ता आ गई इस संगठन के पास, जिसका अभी हमने आपको परिचय दिया, UNMO। फिर 1963 में मलय, सबा, सरावाक और सिंगापुर को मिलाकर मलेशिया बना। 1965 में सिंगापुर को भी अलग कर दिया गया। फिर सिंगापुर अलग देश के रूप में सामने आया। UNMO को मलेशिया में ग्रैंड ओल्ड पार्टी का दर्जा मिला है, जैसे भारत में कभी कांग्रेस हुआ करती थी। UNMO ने 1957 से 2018 तक मलेशिया की सत्ता पर राज किया। 61 बरस तक परंपरा कायम रही कि मलेशिया का प्रधानमंत्री ही UNMO का अध्यक्ष होगा। फिर क्या हुआ यह कि मलेशिया में 2018 में आम चुनाव हुए, जिसमें UNMO हार गई। नजीब रजाक को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। यह अभूतपूर्व था। मलेशिया के इतिहास में पहली बार किसी UNMO को हार का सामना करना पड़ा था। और यह हुआ कैसे? इसके पीछे था एक कांड, 1MDB स्कैंडल, फुल फॉर्म 1 मलेशिया डेवलपमेंट बहाड। यह एक सरकारी फंड था जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी, वही वक्त जब नजीब रजाक देश के 6वें प्रधानमंत्री बने। उससे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर समेत कई पोर्टफोलियो के वो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके थे। 1MDB फंड का मकसद क्या था? मकसद विदेश से मिलने वाली वित्तीय मदद, लोन और दूसरे पैसों को जमा करना और फिर उस पैसे को राजधानी कुआलालंपुर के विकास में लगाना, बाकी ज़रूरी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना। कुल जमा बात यह कि पूरा पैसा मलेशिया और वहाँ के लोगों की भलाई में इस्तेमाल होना था। शुरू में ऐसा हुआ भी, पर फिर बात बिगड़ने लगी
और इन सब के बीच आया साल 2013। लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से एक अंग्रेजी फिल्म बनी जिसके डायरेक्टर थे मार्टिन स्कॉर्सेज़ी। फिल्म में लीड रोल निभाया था लियोनार्डो डिकैप्रियो ने। फिल्म का नाम द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। इस फिल्म की क्रेडिट स्क्रीन में दो नामों ने कई खोजी पत्रकारों को चौंका दिया। एक नाम रिजा अजीज और दूसरा नाम जोलो। अब डिकैप्रियो को इस फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। उस समय उन्होंने भी अजीज और जोलो को थैंक यू बोला। कौन थे ये लोग? दरअसल रिजा अजीज फिल्म की को प्रोड्यूसर थे। उनका सबसे बड़ा परिचय ये था कि वो नजीब रजाक के सौतेले बेटे थे। रिजा अजीज के पास पैसे कहां से आए, इस पर लोगों को अचरज हुआ। और दूसरा जोलो 1MDB में सलाहकार के तौर पर काम कर रहा था। बाद के वर्षों में जब जांच हुई तब जोलो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड बनकर सामने आया। वही पैसों को ठिकाने लगा रहा था जिनको जनता के लिए इस्तेमाल करना था। पर हंगामा अभी भी बड़ा नहीं हुआ। फिर 2015 में 1MDB के जो बॉन्ड्स थे उनके दाम अचानक से घटने लगे। सरकार खुद लोन चुकाने में नाकाम रहने लगी और फिर चर्चा शुरू हुई कि फंड का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा है। पैसों को प्राइवेट अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा था और इसमें से बड़ी रकम नजीब रजाक और जोलो के अकाउंट में पहुंची थी। इन पैसों से पूरी दुनिया में लग्जरी यार्ड, होटल, पेंटिंग्स, ज्वेलरी और दूसरी ऐशो आराम की चीजें खरीदी जा रही थी। 2015 में जब ये खबर फैली तब मलेशिया के अटॉर्नी जनरल ने फंड की जांच शुरू की और फिर इस जांच की आंच रजाक तक पहुंची और तब रजाक ने अटॉर्नी जनरल को ही बर्खास्त कर दिया और अपने डिप्टी PM समेत कैबिनेट के कई मंत्रियों को भी बदल दिया। इस तरह उन्होंने कुछ वक्त के लिए मामले को दबा दिया, पर मामला इतना बड़ा था कि दबाने से और फैल गया। 2016 में US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 1MDB की फाइल खोली। शुरुआती जांच में पता चला कि कम से कम 35,000 करोड़ का हेरफेर हुआ है। इसमें लगभग 6,000 करोड़ रुपए नजीब रजाक के पर्सनल अकाउंट में पहुंचे। रजाक कहते रहे कि पैसा गिफ्ट में मिला है, ये भी कि ज़्यादातर पैसा लौटा दिया, लेकिन तब तक खेल हो चुका था। मलेशिया में उनके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो चुके थे। एक वक्त तक उनके मार्गदर्शक रहे महातिर मोहम्मद ने पार्टी छोड़ दी, विपक्ष को ज्वाइन कर लिया। 2018 में चुनाव हुए तो UNMO गठबंधन बहुमत से दूर रह गया। नई सरकार आई और उसने चुनाव के महीने भर बाद ही स्पेशल जांच के आदेश दिए। रजाक के घर पर छापा पड़ा। छापे में घर से लगभग, जैसा पहले बताया, 2,500 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई। फिर चला मुकदमा। जुलाई 2020 में मलेशिया की एक अदालत ने उन्हें 12 साल कैद की सजा सुनाई। रजाक ने इसके खिलाफ अपील की, लेकिन अब उनकी अपील खारिज कर दी गई है। नजीब रजाक के पास आगे क्या रास्ता है? उनकी पार्टी अभी भी मलेशिया की राजनीति में प्रभावशाली है। रजाक ने UNMO में अपनी ताकत नहीं गंवाई है। अगले साल मलेशिया में फिर आम चुनाव होने हैं। अगर UNMO चुनाव जीतती है तो उन्हें रॉयल पार्डन यानी राजा की तरफ से मिलने वाला क्षमादान मिल सकता है और उनके पास अब यही आखिरी रास्ता बचा है। पर यह तब होगा जब वो सत्ता में लौटेंगे, उनकी पार्टी सत्ता में लौटेगी। पर फिलहाल के लिए मलेशिया की राजनीति का सबसे ताकतवर शख्स जेल की कोठरी में असहाय पड़ा रहेगा और भ्रष्टाचारियों की यही गत होनी भी चाहिए। ये था दुनियादारी का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी यूरोप से। यूरोप इन दिनों सूखे की चपेट में है। ग्लोबल ड्राउट ऑब्जर्वेटरी की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप का 47% हिस्सा ऐसा है जहां मिट्टी सूख रही है। यूरोप में पिछले 500 वर्षों में ऐसा सूखा नहीं पड़ा। रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई कि सूखे की वजह से इस बार फसल प्रभावित होगी और जंगल में भी आग भड़क सकती है। EU का अनुमान है कि पिछले 5 बरस के मुकाबले इस बार मक्का, सोयाबीन और सूरजमुखी की पैदावार घट सकती है। नदियों के सूखने के चलते जल यातायात भी प्रभावित हुआ। बिजली के उत्पादन में भी कमी आई। यूरोप के कई देशों में बड़ी मात्रा में बिजली हाइड्रो पावर प्लांट, ऐसे झक 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 करके पानी गिरता है, टरबाइन घूमती है, उससे बनता है। लेकिन नदी सूखने से जल स्तर नीचे पहुंच गया, जिसकी वजह से पानी की रफ्तार में कमी आई है। दूसरी सुर्खी कतर से है। इसकी राजधानी दोहा में इस साल नवंबर-दिसंबर में होना है फीफा वर्ल्ड कप। उससे पहले कतर ने सैकड़ों मजदूरों को बाहर निकाल दिया। ये मजदूर सैलरी नहीं मिलने के चलते आंदोलन कर रहे थे। 60 मजदूर थे, विदेशी थे, उनको गिरफ्तार किया। उनकी मांग कि हमें वेतन दो, इस पर विरोध कर रहे थे कि वेतन नहीं मिला। लोगों ने इसको फीफा वर्ल्ड कप से जोड़ा। कई लोगों का आरोप है कि ये मजदूर फीफा वर्ल्ड कप की तैयारी में लगे थे। कतर सरकार ने क्या कहा कि हाँ, हमने गिरफ्तार किया है, ये भी कि उन्हें सुरक्षा कानूनों के उल्लंघन के चलते पकड़ा गया और ये भी कहा कि बकाया वेतन चुका देंगे। आज की तीसरी और आखिरी सुर्खी जापान से है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा कि शिंजो आबे की तो हत्या हुए बहुत समय हो गया, तो ये राजकीय अंतिम संस्कार अब क्यों हो रहा है? उनका शव का जो संस्कार होता है, जैसे हमारे यहाँ होता है, वो हो चुका है, लेकिन
अब 27 सितंबर को राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। इसी को राजकीय अंतिम संस्कार कहा जा रहा है। राजधानी टोक्यो के किटानोमारू नेशनल पार्क में आबे का ये राजकीय अंतिम विदाई समारोह होना है। मुझे पता नहीं शोक के साथ समारोह शब्द इस्तेमाल होता है कि नहीं। जापानी मीडिया में छपी रपटों के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी इस दौरे में जापान के मौजूदा प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ बैठक करेंगे। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिंजो आबे के साथ व्यक्तिगत संबंध थे, उनको श्रद्धांजलि दी गई थी, ट्वीट करके लिखा भी था, अपनी भावनाएं व्यक्त की थी कि कैसे जापान और विश्व ने एक महान विजनरी व्यक्ति खो दिया और मैंने भी अपना करीबी दोस्त खोया। भारत में एक दिन के राष्ट्रीय शोक का भी ऐलान हुआ था और माई फ्रेंड आबे सान शीर्षक से एक ब्लॉग भी लिखा गया था। जापानी भाषा में किसी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उसके नाम के साथ सान शब्द जोड़ते हैं। जैसे अगर आपको मुझे सम्मान देना हो और आप जापान से हैं तो आप मुझे सौरभ सान कह सकते हैं। पीएम मोदी की बात करते हैं। अब वो जब जापान जाएंगे तो वहां पर मीटिंग भी करेंगे। डिफेंस के मुद्दे पर चर्चा होगी। दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री भी शामिल होंगे। पिछला जापान दौरा प्रधानमंत्री मोदी का मई 2022 में हुआ था। तब वो क्वाड समिट में हिस्सा लेने गए थे। उस बारे में हमने विस्तार से एक मास्टर क्लास भी की थी। अगर आप क्वाड और साउथ चाइना सी की पूरी पॉलिटिक्स समझना चाहते हैं, मैं नक्शों के अच्छे से, और उधर की पॉलिटिक्स भी, आसियान के देशों की पॉलिटिक्स भी, तो आपको वो मास्टर क्लास ज़रूर देखनी चाहिए। आपको आज के दुनियादारी में डिस्क्रिप्शन में उस मास्टर क्लास का लिंक मिल जाएगा। शिंजो आबे के बारे में एक रिकैप करवा देते हैं आपको। 8 जुलाई को नारा शहर में चुनाव प्रचार के दौरान गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। फिर एक मंदिर में परिवार की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार किया गया था, लेकिन राजकीय विदाई तब नहीं दी गई थी, अब दी जा रही है। आबे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद राजकीय विदाई पाने वाले जापान के दूसरे प्रधानमंत्री। इससे पहले 1967 में शिगेरू योशिदा को भी राजकीय विदाई मिली थी। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। हमारी विदाई का वक्त भी हो गया। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।